मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आखिर इस एक्ट से कांग्रेस को इतना मोह क्यों है, क्या है इसके पीछे का सारा एजेंडा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमित नागपाल जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर मैं बाकी चीज़ों के अलावा सबसे पहले तो इस टाइमिंग की बात करूं कि ये अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर के समर्थन में एक याचिका दायर की है कांग्रेस ने, कैसे देखेंगे इसको? डेफिनेटली। और आप निखिल जब बात कर रहे हैं टाइमिंग का, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग ही है। 2020 में अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। और आज अगर 2025 में ठीक दिल्ली असेंबली के इलेक्शन के साथ में कांग्रेस पार्टी इस याचिका को लेके जाती है कि ये सेकुलरिज्म के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक स्तंभ है, तो इस बात पे तो विचार करना होगा कि राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर पहली रैली करते हैं तो वो सीलमपुर से करते हैं और दूसरा उनका एक्शन ये होता है, तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि वो एक सियासत में अपनी एक मुहर लगा रहे हैं और एक क्लियर स्टैंड ले रहे हैं। और क्लियर स्टैंड उनका एम फैक्टर का है। अभी हमने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ में जो इमरान मसूद है, उसको भी अगर सामने में उन्होंने रखा है तो वो भी एक तरह से उनका स्टैंड ही है। इमरान मसूद कौन है और इमरान मसूद का क्या बयान आया था पीएम मोदी के लिए, यह बात बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके कांग्रेस का ये मोह क्यों है। तो किन परिस्थितियों में 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने इस वर्शिप एक्ट को लाया था, जो खुद कांग्रेस के कई लोगों ने कबूल किया कि बाबरी मस्जिद, वो जो मस्जिद का जो विवादास्पद जो ये था, उसको विध्वंस के बाद कांग्रेस के पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और 3-4 जमाते इस्लामी और बाकी जो लोग थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब के दबाव में नरसिंह राव ने ये फैसला लिया और ये वर्शिप एक्ट बना के लाया, जो एक तरह से इन लोगों के लिए एक अपीजमेंट था। तो सवाल ये है कि पिछले दिनों जिस तरह से एक सर्वे की बात शुरू हुई थी, चाहे आप ज्ञानवापी मस्जिद को देखिए या कृष्ण जन्मभूमि को लेके देखिए, ये सारा मामला पिछले कई सालों से, आजादी से पहले से ये मामला चल रहा है। तो क्या 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो क्या ये संवैधानिक बाध्यता किसी के लिए करना उचित होगा कि जो घटना आज से 400-500 साल पहले हुआ, जिस बात को लेके सैकड़ों साल से लोग केस मुकदमे लड़ रहे हैं, आपने एक एक्ट लेके आया और कहा कि आप इसके बाद जो है प्लेसेस का कोई जो उस पर कोई संशोधन, कोई भी मुकदमा, कोई भी चीजें दायर नहीं होगी। तो सवाल यह है कि इसका फैसला कैसे होगा। तो ये बात जब कहते हुए अश्विनी उपाध्याय ने यह तर्क रखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो पूजा स्थल है, धार्मिक का आध्यात्मिक जो भी स्थल है, उसका कैरेक्टर क्या है, जिस बात को कैरेक्टर की बात कहा गया है, वो उसके भवन को या स्थल को देख के नहीं कहा जा सकता। उसके सर्वे जरूरी है, उसकी सर्वेक्षण जरूरी है। और जब ये सर्वेक्षण को लेके ये मामला जब आपने देखा कि संभल का मुद्दा उठा था, तो उसके बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जब जो जमाते इस्लामी हिंद और बाकी जो ग्रुप आए थे, तो वो कोर्ट ने अभी इस पे अंतरिम आदेश लगाया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक कोई भी कोर्ट जो है इसके में अपना कोई फैसला अभी नहीं दे सकता जी। तो सवाल ये बना हुआ है लोगों के सामने में कि भाई जब तक उसका कहीं सर्वेक्षण नहीं होगा, सर्वे नहीं होगी, तब तक आप कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिफाइन कर पाएंगे। और ये सवाल अगर कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को लेके अभी आई है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का एम फैक्टर उन पे हावी है और उन्होंने एक तरह से क्लियर स्टैंड लिया है, जो ये साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल। तो राहुल लाल, सबसे पहला सवाल यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से मोह क्यों है? क्या एम फैक्टर ही उसका मोह की बड़ी वजह है कि मुस्लिम वोट खिसक न जाए? निखिल जी, जो इस संपूर्ण प्रकरण में मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो और पहले ही कैविएट दाखिल करना चाहिए। वो देर से आई है लेकिन दुरुस्त होकर आई है। देखिए, इस समय कहीं कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर हम लोग समझें तो वो हमारे एक तरह से धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का मूलभूत आधार बिंदु बना हुआ है वो। और
उस आधार बिंदु को बचाना बहुत आवश्यक चीज था। कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसलिए यह कहना कि नहीं दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं इसलिए एम फैक्टर को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के निर्णय ले रही है, यह कांग्रेस को उसका उसी रूप में ना समझने का प्रमुख कारण है। आप सोच के देखिए 1991 का वो जो पूरा कानून है, उस कानून का वर्णन जो है कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने अयोध्या मामले का जब सुनवाई किया और उसको लेकर जब फैसला दिया, उसमें भी कहा गया कि अयोध्या का प्रकरण एक आखिरी और अंतिम प्रकरण है और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बड़ा अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। कई पेजों में उसके बारे में वर्णन लिखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने उसमें भी उसके ऊपर प्रकाश डाला था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस के प्रकरण में कहा, आज कांग्रेस वही बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी एक तरफ याचिका डलवाती है बीजेपी किन्हीं लोगों के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे। उनको 12 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब तक तो केंद्र सरकार कोर्ट में तो अपना पक्ष नहीं रख सकी है, लेकिन बाहर कांग्रेस को अप्रत्यक्ष तौर पर घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस सिंगल बिंदु पे है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाला था, वो 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी कि संविधान की सुरक्षा ही सबसे प्रमुख बिंदु तो है। आपका मानना है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना रहेगा तभी इस देश में सेक्युलरिज्म बना रहेगा? कांग्रेस और आप दोनों यही मानते हैं? ना निखिल जी देखिए, इसके मानने के कई गंभीर कारण है। जो आपने सवाल पूछा है, मानने के कारण हम लोगों ने ये चीज देखा, खुद देखिए आदरणीय मोहन भागवत जी का भी बयान आप देखिए, उसमें उन्होंने भी ये चीज राहुल लाल जी देखिए एक मिनट राहुल लाल जी, मुझे बस आपको एक सिर्फ इंटरप्ट कर रहा हूँ पूरे, मैं इसको आप थोड़ी माफी भी आप दे सकते हैं मुझे। आप ये डटी डटाई बात क्यों कर रहे हैं और ये सारी बात जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इसी देश में ये सेकुलरिज्म की जब बात आप कर रहे हैं और संविधान की बात करते हैं, दुहाई देते हैं, तो इसी देश में 2 कानून एक साथ ही हैं। एक जगह आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया और एक जगह आपने वक्फ बोर्ड एक्ट लाया। एक वक्फ बोर्ड के एक्ट में कि वहां जहां हाथ रख दो वो उसकी संपत्ति हो जाती है, और एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहते हैं कि तुम्हारा है तो तुम उसको भूल जाओ। बिल्कुल, ये संवैधानिक बाध्यता तो किसी को मिलेगा? कहां जाएगा लोग इस बात को कहने कि ये भाई है, हमारे आराध्य देव की स्थान है, हमारे भारत की पहचान है। आपने तो राम मंदिर को भी इसी मुकाबले में सेकुलरिज्म में 500 साल तक कोर्ट में लड़वा दिया। सवाल ये है, तर्कों के साथ बात कीजिए, बेबुनियाद बात आप जब रखते हैं तो उस चीजों को मैं इसलिए रोकता हूं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। विनोद जी सुन तो लीजिए उनको। हाँ ठीक है विनोद जी, गंभीर प्रश्न आपने उठाया और बिल्कुल उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, और मैं उत्तर दूंगा भी कि क्यों ये चीजें कही जा रही हैं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके क्या चीजें हैं? चीजें ये है कि भाई अयोध्या का प्रकरण हो चुका है, बाकी चीजें ना हो। जो लोग याचिका डाल रहे हैं उन लोगों ने मतलब आप 500 साल पुराना मंदिर जो है उसकी जमीन पर हाथ रख देंगे, वो आपका हो गया, ठीक है, वक्फ एक्ट के तहत। और अब उसके बाद ना हो, क्यों ना हो भाई? अगर चीजों को बदला जा रहा है, इतिहास कोई नहीं बदल रहा है, लेकिन अगर इतिहास में कोई गलतियां हुई हैं, हमारे मंदिरों को धूल धूसरित किया गया है, पददलित किया गया है, भावनाओं को अपमानित किया गया है, अगर उसको बदला जा रहा है, गुलामी के जो दंश थे अगर उनको बदला जा रहा है, कानून के माध्यम से ही बदला जाएगा। लोग पिटीशन लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई जाकर जबरदस्ती कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के भी, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो भाई लोग कानूनी अपना उसमें रेमेडी ढूंढ रहे हैं, दिक्कत क्या है? निखिल जी देखिए, वो तो कानूनी अधिकार और सुप्रीम कोर्ट फैसला देकर तय करेगी, लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं बस खाली मैं उत्तर दे रहा हूं, उसको 1 सेकंड में, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो याचिकाकर्तागण अलग अलग जगह पे चाहे संभल का मामला वो उठा रहे हैं, वो लोग 50,000 कह रहे हैं कि ऐसे 50,000 कम से कम जगह है जिसको लेकर वो कोर्ट में चुनौती देना चाहेंगे। बताइए, देश को भविष्य के रास्ते देखने, स्वर्णिम भविष्य देखना माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में भारत को मुस्लिम भारत बनना है। यही तर्क जब आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो जहां उंगली रख दिया, और ऐसा 50 नहीं लाखों जमीनें हैं, लाखों प्रॉपर्टीज है, जहां वो उंगली रख देते हैं, कहते हैं मेरा है। और कई बार तो 5000 साल पुराने मंदिर पे भी बता दिया था हमारा है, जब इस्लाम धर्म आया नहीं था, माफ कीजिएगा 1500 साल पहले का था। अभी साउथ में कर्नाटक की बात है, आपको याद होगा। नहीं, बिल्कुल हमें याद है निखिल जी। खाली मैं एक ही चीज कहूंगा, वक्फ बोर्ड हो, महाकुंभ में भी जो जमीनें हैं उसको भी वक्फ बोर्ड का बता दिया था, बताया था ना।
निखिल जी, वक्फ बोर्ड हो चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एकदम संवैधानिक तौर पे चलिए, पूरी तरह नागपाल जी, सही है। चलिए मैं ठीक बात है, चलिए आपका पॉइंट आ गया और मैं आपकी बात भी समझ गया, दरअसल आपकी मंशा भी। लेकिन मैं सुमित जी से समझना चाहूंगा, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात होती है सुमित जी, तो सर्वे किए बिना ये तय कैसे होगा? जो बात अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं उसमें तो दम लगता है कि भाई बिना सर्वे किए कैसे कोई चीज तय होगा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर है क्या? देखिए, आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी निखिल जी। पहली बात यह है कि जो भारत में न्यायपालिका है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जहां तक कोई भी याचिकाकर्ता अगर ये कहता है कि ये जो कानून बनाया गया है इसका आप जुडिशियल रिव्यू कीजिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी सिटीजन का, मैं कहूंगा इस देश के, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहे कि ये कानून जो है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन दैट केस जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब हम हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात करते हैं, हमने देखा कि इस देश में जब आजादी मिली तो उस टाइम ये देखा गया कि एससी एसटीज जो है उनके साथ एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस था। इन दैट केस क्या किया गया, एक प्रोग्रेसिव कानून लाया गया, संविधान में उनको रिजर्वेशन जो है वो उसका प्रावधान दिया गया था कि उनको हम बेहतर करेंगे, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज देंगे। वो एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था, मैं ये कहूंगा। लेकिन जब एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस एक कम्युनिटी के साथ हुआ है कि उसके जो धर्म स्थान है उनको तोड़ के उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था, नेचर चेंज कर दिया गया था, तो क्यों ऐसा ना हो कि उनको भी एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के द्वारा ये हक दिया जाता कि आपके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था उसको जो है खत्म किया जाएगा, आपको जो है ये हक मिलेगा कि आपके अगर कोई धर्म स्थान जिनको तोड़ दिया गया था, जिनको तोड़कर उनका स्ट्रक्चर चेंज किया गया था, नेचर चेंज किया गया था, आप भी अदालत में आ सकते हैं, वो मांग सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि एक तो इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि अगर वो चाहे तो वो इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को पलटने की बात कर सकता है। और जहां तक अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि आपने कहा कि अगर सर्वे नहीं होगा तो आगे कैसे बात बनेगी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरा पढ़ें, उसमें बात ये की गई है कि नेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें कहीं ये रोक नहीं लगाई गई कि सर्वे करना जो है वो किसी अदालत के हक में नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कह रखा है कि अभी फिलहाल ऑर्डर्स जो है स्टेटस को के रहें, कुछ आगे ना किया जाए, लेकिन अदालत के पास पूरा अधिकार है कि वो अगर चाहें तो वो सर्वे ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर सर्वे ऑर्डर करने के बाद ये बातें सामने आती हैं कि कोई जो है धार्मिक स्थान जिसको तोड़ा गया था उसका नेचर चेंज किया गया था, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस सामने आता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को अब ये देखना पड़ेगा कि उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, जो कि सर्वे के माध्यम से साबित हो जाएगा भविष्य में अगर, तो उसमें क्या किया जाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को जुडिशियल रिव्यू करे और जरूरत पड़े तो इन धाराओं को खारिज भी करे। ठीक बात है। अभी क्या स्टेटस है इस केस का, कैसे चल रहा है, कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? मैं आ रहा हूँ राहुल लाल जी, मैं थोड़ा सा केस के बारे में समझ रहा था, इसलिए सुमित जी से पूछ रहा हूँ। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। सुमित जी बता रहे थे थोड़ा डिटेल्स केस की। अभी ये जो केस है मैं आपको बताऊं, 2020 में ये याचिका डाली थी अश्विनी उपाध्याय ने। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे मॉस्क कमेटी हो, ज्ञानवापी मॉस्क कमेटी हो, या फिर मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है वहां के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं डाली हैं। और मैं ये मानता हूं कि अब वक्त आ गया है। कोई भी कानून जो है, मैं आपको बता दूं कि जो एक कानून हो सकता है आज से 10 साल पहले ठीक था, उसको क्वॉश कर देता है बाद में सुप्रीम कोर्ट। कई ऐसी धाराएं हैं जिनको क्वॉश किया सुप्रीम कोर्ट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक धारा थी जिसमें जब किसी का कन्विक्शन होता था तो उसके बाद जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे, उनको टाइम मिल जाता था अपील को। इस तरह कितनी ही धाराएं हैं जिनको क्वॉश किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये कोई गॉस्पल ट्रूथ नहीं है, ये कोई ऊपर से भगवान ने ऐसा लिख के नहीं भेजा है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता या क्वॉश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा हक है कि इसको देखे, जुडिशियली रिव्यू करे, और अगर ये लगता है कि ये असंवैधानिक है, इन दैट केस कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि इस एक्ट को भी क्वॉश कर दिया जाए। ठीक बात है। अब मैं आऊंगा राहुल लाल जी के पास। राहुल लाल जी, आप ही के पास आ रहे हैं, जो आप जवाब दीजिएगा उसमें मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। जो अभी बात सुमित नागपाल जी ने कही है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगर उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो इतना दिक्कत क्यों है कांग्रेस को?
देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है, और सुमित जी के इस बात से मैं सहमत हूं कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है कि कोई कानून जो बना हुआ है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपने कसौटी पे चेक करे उसे, और उसमें याचिकाकर्ता गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ तमाम दूसरे पक्षकारों को भी हक है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो वो भी कैविएट दाखिल करके, अगर उसमें बात हक की हो ही नहीं रही है, बात मंशा की हो रही है। बात जैसे हमको दिक्कत है तो हम गए, आपको क्या दिक्कत है? मुझको अगर कोई सुविधा मिलती है, सवाल ये पूछा जा रहा है। निखिल जी, बड़ा सही सवाल है, उसी के उत्तर की तरफ आ रहा हूं। ये मामला केवल मुस्लिमों से संबंधित मामले नहीं है यहाँ पे। ये मामले अगर ये इसी रूप में चलता हुआ होगा, कल ये हिंदुओं को भी प्रभावित करेगा। निखिल जी, आप सोच के देखिए कि यहाँ पे जो तमाम अभी मामले उठ रहे हैं वो पुराने, उसमें कहा जा रहा है कि भाई मुगल कालीन आक्रांताओं ने किया, दूसरों ने किया। राहुल जी, आप हमारे सुनिए, आप भटका रहे हैं। हाँ, आप अपने तर्कों को लेके सुनिए, पहले आप सुनिए, आप बताइए कहां पर हिंदुओं ने इसके खिलाफ रहे हैं। सुनिए, आप अनर्गल तर्क कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको सवाल दे रहा हूं। अरे मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप एक मिनट तो धैर्य रखिए। आपको मैं सवाल दे रहा हूं, अनर्गल तर्क मत करिए। इतना बढ़िया नागपाल साहब ने आपको एक संवैधानिक व्यवस्था की बात कही है, सुप्रीम की बात कही है, आप उसके तर्क को समझे बगैर आप इधर उधर की बात करने लगे। आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। अभी संभल के बाद ही ये इतना जोर पकड़ा है ना चर्चा में। संभल में क्या हुआ था? जितनी बड़ी आबादी संभल का नहीं है, उससे कई गुने बड़ी आबादी वक्फ की प्रॉपर्टी है वहां पे। कैसे हो गई? एक मामूली सी सर्वे करने के लिए तो टीम गई थी। आप उस टीम के विरोध में किस तरह की वहां पे सीन क्रिएट किया गया, ये लोगों ने नहीं देखा था। तब एक मिनट सुन लीजिए सवाल। अरे आप एक मिनट बात तो पूरी होने दीजिए। अपनी बात कहने के लिए आप अपने गलत तर्कों को मत गढ़िए। सवाल ये है कि देश इस बात को देख रहा है। संभल में जो हुआ है उसको देश ने देखा है, बहुत करीब से देखा है, टेलीविजन स्क्रीन पे देखा है। क्या हुआ है वहां, किस तरह की चीजें हुई है। ठीक है, आप एक मिनट निखिल, मैं पूरी चीज बता देता हूं कि व्यवस्था में किस तरह कांग्रेस कूद पड़ी है, ये समझने की जरूरत है। हमारा आज का मुद्दा ये है। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस बिल्कुल ठीक है। मंशा पर सवाल है, मंशा पे सवाल है, आपके टाइमिंग पे सवाल है। आपने स्टैंड लिया, इट्स ओके। सुनिए, मैं जो कह रहा हूं, एक जो परिस्थिति 1991 की थी, उसमें कोई सरकार ने ये फैसला जल्दीबाजी में लिया कि भाई अब से कुछ नहीं होगा, अब तो हमारे पास लौट आओ। आप उस नाराज फैक्टर को आप दोबारा घर वापसी करने के लिए आप वही चीज दोहरा रहे हैं। आपको इस चीज के लिए भारत के जनमानस को, आप इस बात को किस तरह से देख रहे हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ सदियों से लग रहा है। वहां एक बंदा उठ के आया और कहा कि ये प्रयागराज के महाकुंभ में आप लोग कृतज्ञ बनिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और हम आपको कराने दे रहे हैं। क्या तर्क है? वहां पे कोई प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है। आपकी मर्जी, आप कह दो, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज इसी आप ही के शासन में, यूपी में था उसी समय, आप यूपी में थे, सेंटर स्टेट में भी और यहां सेंटर में भी, क्यों वहां के जो मंदिर थे, वहां के जो धार्मिक स्थल थे वो बंद पड़ गए, ढक पड़ गए, वहां दीवारें पड़ गई? क्या वो प्लेसेज ऑफ बिल्कुल ठीक है। सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है, देखिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो अभी दिल्ली के इलेक्शन आते आते जो स्टैंड लिया, आप मुद्दे पे आइए। ठीक है, ठीक है। राहुल लाल जी आपके पास आते हैं। दरअसल मैं उन्हीं को सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के चुनाव आते आते सीधे सुप्रीम कोर्ट गई है और सीधे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक सेकुलर का एक स्तंभ बना रहा है कि इसके अगर नहीं होगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। ये दिल्ली चुनाव में आते आते क्यों जरूरत पड़ गई? इतना खुला सपोर्ट वो दूसरे पार्टी को कमतर, आज जो हालत है कांग्रेस पार्टी की, उसमें ये एक स्टैंड है जो क्लियर स्टैंड लिया है, ठीक है, और आगे बढ़ के स्टैंड लिया है। क्या आप इस स्टैंड से सहमत हैं? ये दूसरे के, वहां जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके साथ ये धोखा नहीं है, उनका ये अपमान नहीं है, इस बात का जवाब। ठीक है, राहुल लाल जी आ रहा हूं, आपने बहुत धैर्य रखा है। राहुल लाल जी आ रहा हूं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सुमित जी? मैं चाह रहा हूं कि वो अपनी बात कह दें, सो दैट आप फिर अपनी बात कहिए। संक्षिप्त में अपनी बात करना चाह रहा हूं। अभी राहुल जी जब अपना बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो हिंदू पक्ष है उनको भी आगे जो है दिक्कत हो सकती है।
मैं एक तो ये कहूं कि अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है पक्ष। हाँ, अगर ये होता कपोल तो कल्पना है, यही बात मैं भी ऐड करना चाह रहा था। और जी। दूसरा, आप हिंदू की अगर डेफिनेशन पढ़ें कानून में, तो चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, वो हिंदूज के पार्ट होते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिनको आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वो अलग नहीं है, वो हिंदूज के पार्ट हैं, और उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी याचिका आई नहीं है। और अगर आती है, मैं कहता हूं अगर उनके साथ भी कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो उनका भी स्वागत है, वो सुप्रीम कोर्ट में आए और अपनी बात रखें। ठीक बात है। राहुल लाल जी, अब बताइए। निखिल जी देखिए, 1973 के केशवानंद भारती ने जो है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का सामने में आया था। सुमित नागपाल जी जिस तथ्य की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर चीजों के संवैधानिकता की जांच कर सकती है, वो उसी के संदर्भ में है कि अगर संविधान के आधारभूत ढांचे से कोई टकरा रहा है तो वो उस हद तक जो है कि वो असंवैधानिक शून्य हो जाएगा। और आप ये बताइए क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है वहां पर? केशवानंद भारती जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्या डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर को कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। देखिए, वो आपकी बात रख रहे हैं। अब सुमित जी ने कह दिया है, उसका जवाब दीजिए। सुमित जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ। कि देखिए, उसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन सेक्युलरिज्म को रखा गया। परिभाषित तो आपके हिसाब से जो परिभाषा है, आप वही बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे क्या? मेरे अनुसार में मेरी परिभाषा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जिसका अयोध्या का निर्णय दिया, उसमें भी माना गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप तक आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा सुनील जी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। लेकिन उसी के साथ राहुल लाल जी, उसी के साथ सभी को हक है कि उस कानून को चुनौती दे सके, और चुनौती दी जा रही है। फिर सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस उस कानून के पक्ष में क्यों है? कानून के पक्ष में वो जब हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने की बात हो रही है, बावजूद ये बात कांग्रेस के गले क्यों नहीं उतर रही है? इसलिए नहीं उतर रही है क्योंकि उसको अपना वोट बैंक मजबूत करना है। कुल मिला जुलाकर बात यहां ये आती है और यही तर्क दिया जा रहा है। संघर्ष कर रही है कांग्रेस, विविधता में एकता को बनाए रखना है, राष्ट्र को कैसे पक्षों में रखना है, उसके लिए संघर्ष। मतलब एक पक्ष को दबा करके एकता बनाएंगे। निखिल, मुझे एक मिनट दीजिए। बिल्कुल किसी को दबाना नहीं है, सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलना है और संविधान की सुरक्षा की बात है। ठीक है, सुमित जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आइए विनोद जी। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है विनोद जी। रामलाल जी, एक मिनट आप ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आपने सारे इतना लीगल एडवाइस आप दे रहे हैं कि नागपाल साहब को भी कंफ्यूजन होने लगा कि आप कह क्या रहे हैं। आप एक मिनट थोड़ा सा ये सुनिएगा। जब ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय के विभाजन का यही मूल था कि आप पाकिस्तान जाने का मतलब ही, बनने का मतलब था कि वो नई, अपने को उसने नई मदीना कहा था कि हम पाकिस्तान एक अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने चीज़ों को अलग कर रखेंगे, हमें भारत के साथ में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। ओके, ये डिवीजन का एक मूल तत्व था ये। तो आपको वीर सावरकर को समझना पड़ेगा, जिसको आपके पार्टी और राहुल गांधी माफी वीर कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने को मुसलमान कहते हो तब हम हिंदू होते हैं, बाकी हिंदू तो विश्व मानव है। उसने तो कभी माना ही नहीं कि हम भी कोई हिंदू हैं। ठीक है, तो ये आपने जबरदस्ती, सुनिए, आपने जबरदस्ती हिंदू बनाया है। जितना आप मुसलमान करेंगे उतना हिंदू हिंदू होते जाएगा। इस चीज को समझिए कि सवाल ये है, सिंपल सी बात इसका सिंपल ये है कि आप जब इस कानून को पैरवी में करने आते हैं तो आप डिवीजन से पहले, भारत के विभाजन से पहले के जो दर्द है उसको आप दोबारा लेके आते हैं। आप ये दोबारा लेके इसलिए आते हैं कि आप जिसको एक सिक्योर और वोट बैंक बनाते हैं, तो आप एक तरह से उस चीज को, दूसरे धर्म भारत को अपमान कर रहे हैं। भारत की पहचान, सुनिए तो, भारत की पहचान, एक मिनट सुन लीजिए, भारत की पहचान सुनिए। कल पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आप इस चीज को समझें कि भारत को जाने बगैर, भारत एक आध्यात्मिक देश है, उसकी एक पहचान है। अगर आप भारत की पहचान को खत्म करेंगे तो फिर भारत का अस्तित्व क्या रहेगा? आप एक यूनियन ऑफ इंडिया, सुनिए तो कहीं, आप 1947 के बाद के भारत की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है, और आज की तारीख में जो नई पार्टी है उनके साथ दिक्कत है। सुनिए तो, मैं जो बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में दिक्कत क्या है कि वो सिविलाइजेशनल स्टेट भारत है, उस बात को आप नकारते हैं।
चलिए, मेरे आप पास सिर्फ- समय नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं मेरे रह पास गया। समय नहीं रह गया। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि 1947 का भारत है। आप एक बार अपने लोगों को बोलिए कि प्रयागराज कुंभ जाएं और वो सनातन के प्रयागराज कुंभ- सबसे बड़े जमावड़ा को प्रयागराज देखें कुंभ भी जा और रहा है, तब हम लोग समझेंगे प्रदेश- कि भारत की पहचान पश्चिम क्या बंगाल में जा रहे है। हैं। यहाँ कोई ठीक है। उत्तर दक्षिण ठीक है। पूर्व निखिल, पश्चिम चलिए। जात पात कुछ भी नहीं राहुल है। जी, समय नहीं रह गया मेरे वो पास, आप कुछ कहना चाह रहा हूं। देखेंगे, ठीक है, भारत को ठीक है पहचानेंगे, विनोद जी, तब ठीक है आपको विनोद जी। ये एक्ट बेईमानी लगेगी। ठीक है विनोद जी। राहुल लाल जी, हमारे पास समय रह नहीं गया, अगर आप कुछ एक लाइन में कुछ कहना चाह रहे हो तो बस बताइए। एक ही पंक्ति में कहूंगा, हाँ। संविधान की सुरक्षा देश संविधान से चल रहा चलिए है। ठीक है, कांग्रेस हम पार्टी समझ गए आप उसके क्या लिए कहना चाह गंभीर रहे है। हैं। संविधान की सुरक्षा एक पक्षीय नहीं हो सकती। संविधान की सुरक्षा का सर्वपक्षीय ठेका है। इस वक्त अगर कहा जाए तो लगभग सभी दलों ने ले रखा है। संविधान हिलाते हुए, संविधान दिखाते हुए, संविधान को तार तार भी करते रहेंगे और कहेंगे संविधान को की सुरक्षा का ठेका हमने ले रखा है। इस देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए, सब समझ रहे हैं और सब इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो इसलिए यह बात भी समझने की जरूरत है कि आखिर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आते हैं और जो बात अभी सुमित नागपाल ने कही कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगर हुआ है और अगर उसको ठीक करने की कोशिश में अपने हक हकूक की मांग में अगर कोई व्यक्ति जाता है इस देश का नागरिक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल सुमित नागपाल, राहुल लाल और विनोद मिश्रा, आप तीनों लोगों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव को आखिर दिक्कत क्या है। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212।